Hello, am I audible, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so good evening, students. I am Shobhik Torofdar, and I'm the physics teacher of Rajiv classes. तो पहले थोड़ा मैं अपने बारे में थोड़ा बता लूं तुम लोगों को, तो जान पहचान में आसानी हो जाएगा. देखो, I have done my masters from Calcutta University, and then after that I have done my BA, and then I started my teaching career. Okay, so as you have seen also, I have taught in an institute named as Knowledge Planet in UAE. Okay, so there I used to give training for JEE and NEET to the students, those who are the NRIs, means those who are coming from India. Okay, and after that also here in India, I have worked in Pathfinder Kolkata and in Toppers Maharashtra. In DPS also I have worked, and at this moment I am working in BBIT as the physics HOD over here. Okay, तो बच्चों मैं गुड मॉर्निंग. तो मैं राजीव क्लासेस में तुम लोगों को फिजिक्स के लिए ट्रेन करूंगा. सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम लोगों के लिए 4 सब्जेक्ट्स होंगे या 3 सब्जेक्ट्स होंगे. फिजिक्स, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर मेडिकल. ओके, तो देखो फिजिक्स दोनों, तुम मेडिकल में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ, फिजिक्स की तो जरूरत बहुत ज्यादा है. ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेडिकल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक चीज कहूंगा मेडिकल वालों के लिए कि जैसे देखो बायोलॉजी में तो तुम लोगों को अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बिना तो चांस नहीं मिलेगा, रैंक नहीं मिलेगा. लेकिन तुम्हारा रैंक कितना ज्यादा आएगा वो डिपेंड करेगा फिजिक्स के ऊपर. तुम्हारा जितना अच्छा फिजिक्स में स्कोर होगा, तुम्हारा रैंक भी उतना ही ज्यादा आएगा. ओके, एक चीज सोच सकते हो, ज्यादातर मेडिकल के बच्चे उनका मैथ्स थोड़ा वीक होगा, तो फिजिक्स में उन लोगों के लिए फिजिक्स में हमेशा थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा. तो वहीं पर ही तुम लोगों को बैंक करना है, वहीं पर ही तुम्हें फोड़ना है, ताकि तुम्हारा रैंक बाकियों से बहुत ज्यादा चढ़ जाए. और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, देखो फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे तुम लोगों के लिए, यू पीपल आर फॉर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल, कॉन्सेप्ट विल बी सेम लाइक मेडिकल, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू मींस फॉर बोथ द केसेस, फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स पढ़ने का एक स्पेशल वे होता है, वो मैं तुम लोगों को बताता हूं. सबसे पहले फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है इन दिस लेवल टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर JEE, नीट एंड एज वेल एज बोर्ड. उसे भी हम छोड़ नहीं सकते ना. तो एक ही रूल है उसका, सिर्फ एक रूल, दैट इज यू हैव टू गेट क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट. जितने भी क्लियर होना होगा. अब वो क्रिस्टल क्लियर होगा कैसे? देयर the role of the teacher comes. Okay, so there I am there in front of you to make yourself clear about the concept of physics. उसके साथ साथ तुम लोगों को यहां से दिया हुआ जो तुम लोगों को मिलेगा, okay, once you are starting the kind of material for, see, this is the material for JEE. Okay, and this is a separate material for NEET. Okay, so one thing you can understand, in Rajiv classes we give separate care for both JEE and NEET. हम NEET के लिए भी अलग से मटेरियल है, JEE के लिए भी अलग से मटेरियल है. ओके, तो for both the cases we will give absolute care to you. Okay, सिर्फ तुम्हारे लिए एक काम करना होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से तुम लोगों के लिए क्लियर करना है. वो अब जब तक वो क्लियर ना हो तब तक टीचर को छोड़ना नहीं है. ओके, पहला चीज.
और दूसरा जो भी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी तुम लोगों को दिया जाएगा वो रिलीजियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल जब तुम सोचोगे, जब तुम उस न्यूमेरिकल को सोचोगे, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा हर नए क्वेश्चन के साथ साथ। तो दिस इज द सिंपल रूल फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में बाकी सब्जेक्ट्स के जैसा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? कंसेप्ट को समझ के जो भी करोगे, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम वैसे टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके ऊपर तुम्हारा ग्रिप अच्छा होगा तो अच्छे से तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो अगर सॉल्यूशन देख लिया या सिर्फ देख के कर लिया तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वैसे ही फंस जाओगे। ओके, तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, एक छोटा सा चीज है जो थोड़ा याद रखने का चीज है, वो क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना, वो थोड़ा तुम लोगों को उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखने, ये एक ही चीज होता है जो जिसे हम लोग याद रखना पड़ता है हम लोगों को। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अलग से फॉर्मूला, टोटल कंसोलिडेटेड फॉर्मूला विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम अस ओनली। तो और उसके साथ साथ जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते भी फॉर्मूला याद होता जाएगा। ओके, सो दिस इज द simple rule for physics. Okay, so now let's start then. Today we are going to start the chapter kinematics. Okay, देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स ये जो चैप्टर ये बहुत ज्यादा नया नहीं है तुम लोगों के लिए, है ना? ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 9 में भी तुम लोग कर चुके हो। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स का पहला चैप्टर था, तो वो तुम ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हो। लेकिन अब हम वही चैप्टर करेंगे, तो जो चीज तुम लोग जानते हो उसको थोड़ा और भी डीपर लेवल में, थोड़ा और भी हायर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम लोगों के सामने डिलीवर करूंगा आज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है टुडे, दैट इज काइनेमेटिक्स। बच्चों, मेरा स्क्रीन तुम लोगों के लिए विजिबल है और मैं विजिबल हूं, मैं ऑडिबल हूं प्रॉपरली? यस सर। वेरी गुड। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, काइनेमेटिक्स में इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, ओके, किस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स में, वो मैं थोड़ा तुम लोगों को बताता हूं। देखो बच्चों, ये चैप्टर है ऑल अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, कोई भी इंसान, एक बाइक, जो भी मूव करता रहता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं। देखो, जैसे जैसे हमारे साथ साथ हमारा साया भी चलता रहता है ना हमेशा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें छोड़ के हमारा साया चला जाए। ऐसा कहावत है ना कि जिंदगी में कोई भी छोड़ जाए, साया नहीं छोड़ के जाएगा तुम्हारा। तो वैसा ही अगर मोशन है, उसके साथ साथ और भी एक एस्पेक्ट हमें जानना होता है, विच इज रेस्ट। मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। मतलब पहले हम लोग रेस्ट बोलते हैं, फिर हम लोग मोशन बोलते हैं। मतलब रेस्ट जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर रेस्ट अच्छे से ना समझ पाए तो मोशन भी हर जगह पे समझना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आज ही इसके बाद। तो सबसे पहले अगर रेस्ट के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो व्हाट इज रेस्ट? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो देखो, रेस्ट या मोशन जानने से पहले और एक चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा। वो क्या चीज है? दैट इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन। नाउ व्हाट इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? देखो, एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं। छोटा बात। Yeah, Devjani, I think you are unmuted. Do you want to say anything?
ओके, सो सी व्हाट इज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब इस वक्त मैं अपने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक रूम में बैठा हुआ हूं, उस रूम के भी एक छोटे से कोने में मैं बैठा हुआ हूं एक चेयर के ऊपर। ओके, सो दिस इज माय पोजीशन, इजंट इट? सोचो तुम सारे भी अपने अपने हाउस के एक रूम के एक कोने में बैठ के मेरा क्लास कर रहे हैं, दैट इज योर पोजीशन। यस। ओके, अब देखो पोजीशन अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए और एक चीज समझना पड़ता है, वो क्या है? दैट इज ओरिजिन। मतलब वो थोड़ा अच्छे से बताता हूं, फिर मैं रेस्ट और मोशन में वापस आऊंगा। देखो ओरिजिन, अगर ऐसे सोचे, एक एक करके नाम मैं यहां से ही उठा लेता हूं, ठीक है ना? देखो अगर सोचो देवजानी, देवजानी तुम कहां पे रहती हो देवजानी? सर मैं टॉलीगंज में रहती हूँ। ओके, सो देवजानी लिव्स इन टॉलीगंज। ओके, सो ओके, आयुष, वेयर डू यू स्टे आयुष? Near Salt Lake City. Okay, okay, okay. So Ayush stays in Salt Lake. ये हो गया आयुष। ओके, तो आयुष स्टेज इन सॉल्ट लेक एंड चलो ये पकड़ लेता हूं, ये हूं, ये है मैं। ओके, दिस इज एस, आई एम शोभित सर। आई स्टेज नियर तारातला, यू नो, नियर बेहाला तारातला। So I stay in Taratala. Okay, a bit देवजानी से थोड़ा पास और आयुष से थोड़ा दूर। ओके, सॉल्ट लेक से थोड़ा दूर है लेकिन टॉलीगंज से थोड़ा पास है। ओके, अब देखो अगर हम लोग अपने अपने पोजीशन जानना चाहे तो क्या करें, कैसे पोजीशन निकालें? सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन हम लोग निकालेंगे, कहां से पोजीशन निकालना स्टार्ट करेंगे, पोजीशन जो मेजर करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे। उस जो जहां से हम लोग पोजीशन मेजर करना स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज ओरिजिन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। अब देखो मेरा लाठी मेरा भैंस। ओके, मतलब मैंने बोला कि चलो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर हूं यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मैं अपना जो पोजीशन है उसको ओरिजिन पकड़ूंगा। ओके, मेरा जो पोजीशन है that is considered as origin. Okay, तो अगर मेरा पोजीशन को ओरिजिन मेंटेन किया जाए, ओरिजिन कंसीडर किया जाए, तो वहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं देवजानी तक, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ देवजानी। मे बी दिस पोजीशन विल बी, मे बी दिस इज 10 किलोमीटर। ओके, और मुझसे ही, क्योंकि मेरा पोजीशन है ओरिजिन, मेरा ही पोजीशन है ओरिजिन, और ओरिजिन से ही हमेशा हम लोगों को डिस्टेंस या पोजीशन मापना होता है, मेजर करना होता है। इसीलिए मैं यहां से ही और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया मैंने, जो चला गया आयुष तक, और सोचो आयुष का वो जो डिस्टेंस हुआ वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। ओके, तो अब मैंने बोला कि इफ my place is considered as origin, then Devjani's position is 10 kilometer अब in a particular direction। अभी डायरेक्शन में हम लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ओके, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन 10 किलोमीटर दूर, और आयुष रहता है इन सम अदर डायरेक्शन 25 किलोमीटर दूर। तो ये हो गया तुम लोगों का पोजीशन। ओके, अब सोचो आयुष ने मुझे बोला कि सर क्या हुआ, आप सर हो तो आप कुछ भी कर लोगे, मतलब आपका ये ओरिजिन है, मतलब आपने खुद ही सेट कर लिया ओरिजिन। क्यों? मेरा घर अगर ओरिजिन होता, अगर मेरा घर ओरिजिन होता तो क्या दिक्कत होता? मैंने कहा चलो ये भी लॉजिक है, क्यों? तुम्हारा घर भी ओरिजिन हो सकता है,
क्योंकि मेरा घर अगर ओरिजिन में है, मैं अगर ओरिजिन हूं, मतलब मैं अगर ओरिजिन में सिचुएटेड हूं, उस टाइम पे मैं तो ओरिजिन के ऊपर ही हूं, तो मतलब मेरा पोजीशन क्या है? 0। मेरा पोजीशन क्या है? 0। देवजानी का पोजीशन क्या है? 10 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। आयुष का पोजीशन क्या है? 25 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। अब आयुष ने बोला सर प्लीज ओरिजिन को मुझ तक शिफ्ट करवा दीजिए। मैंने कहा चलो ये भी सही है, तो चलो कुछ टाइम के लिए ओरिजिन को आयुष तक शिफ्ट कर दिया। अब हर डिस्टेंस कहां से मापेंगे हम लोग, कहां से मेजर करेंगे? आयुष के पास से। हाँ, तो अब देखो आयुष का पोजीशन अब क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन आयुष का पोजीशन क्या हुआ? 0 हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अब देवजानी का पोजीशन कुछ अलग हो गया। मे बी देवजानी का पोजीशन हो गया है अभी कुछ अलग। ऐसा पकड़ लेते हैं कि देवजानी का पोजीशन हो गया है मे बी 20 किलोमीटर। और अब पहले ओरिजिन के मुताबिक मेरा पोजीशन क्या था? 0 था। अब मेरा पोजीशन हो गया है 25 किलोमीटर। मतलब ये समझ में आया कि पोजीशन, किसी भी चीज का पोजीशन उसके ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। ओरिजिन तुम कहां पर पकड़ोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। जैसे देखो ये हम लोग एक्सिस से भी बताते हैं पढ़ाई में, ये हम लोग एक्सिस से बताते हैं। लेकिन उसके पहले देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब क्या होता है? रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट कर पाना। ये हुआ रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना। ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं तुम लोगों को लेके आऊंगा पढ़ाई में, मतलब फिजिक्स में। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे एक्सिस ड्रॉ करूं, so these are 3 axes. This is x axis, this is y axis, and this one is z axis. Okay, these are 3 axes. अब देखो यहां पे अगर कोई पॉइंट है, सोचो ये एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है, पॉइंट P। अच्छा, पॉइंट P में जाने के लिए, तुम्हें कुछ डिस्टेंस x एक्सिस के थ्रू जाना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस तुम्हें y एक्सिस के थ्रू जाना पड़ेगा, और कुछ डिस्टेंस तुम्हें z एक्सिस के थ्रू जाना पड़ेगा। Am I clear? तो इसका जो पोजीशन हो गया इन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ वी कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन, मतलब इस ओरिजिन के हिसाब से हम लोग हमेशा पोजीशन निकालेंगे। तो ओरिजिन से अगर x1 डिस्टेंस गए, कितना गए? x1 डिस्टेंस, तो आ गए यहां पे। अगर y1 डिस्टेंस गए तो मे बी आ गए यहां पे, और z1 डिस्टेंस गए तो ऐसे ऊपर चला गया, और ऐसे सोचो यहां पे, या ऐसे दिखाता हूं मैं। अगर x1 डिस्टेंस गए तो यहां पर आए, अगर y1 डिस्टेंस गए तो ऐसे आए, और z1 डिस्टेंस गए तो ऐसे ऊपर चले आए। ठीक है ना? तो इसका जो पोजीशन हुआ दैट बिकेम x1, y1, z1। तो इसका जो पोजीशन हो गया वो हो गया x1, y1, z1। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? यस यस तो सर। यस सर। अब देखो अगर मैं ओरिजिन, तो देखो ओरिजिन का पोजीशन क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा 0 0, 0 0, 0, है ना? तो ये यहां पर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ा है, इसीलिए इस पॉइंट का, P पॉइंट का जो पोजीशन हो रहा है दैट इज x1, y1, z1, isn't it? अगर ओरिजिन कहीं और पकड़ते तो इसका अलग कोऑर्डिनेट हो जाता। तो ये ओरिजिन के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। Am I clear? जी सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, मैं क्या कहा था? ओरिजिन के बाद हम लोग पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो ओरिजिन से हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में जहां पर हम लोग सिचुएटेड है दैट इज आवर पोजीशन। ओके, मतलब जैसे अब 6 बजे से 7 बजे तक मैं रूम में इस चेयर के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, तुम लोग भी वैसे ही। उसके बाद थोड़ी बैठे रहोगे रात तक? नहीं, अब मैं उठ के ऊपर चला जाऊंगा, मेरे ऊपर फ्लोर में चला जाऊंगा टू माय
फैमिली, ओके, मैं वहां पर जाके अपना टाइम बिताऊंगा। तो मतलब ये जो 1 आवर है, इस 1 आवर में मैं यहां पर ही रहूंगा। तो फॉर दिस 1 आवर दिस विल बी माय फिक्स्ड पोजीशन, ओके, एम आई क्लियर? अब देखो बच्चों, तो ये हो गया हमारा पोजीशन। अब देखो पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। we say or we discuss rest and motion with respect to the position। मतलब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो होता है मोशन। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो होता है रेस्ट। मतलब अगर सोचो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, इस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूं या खड़ा हुआ हूं, और पूरा 1 आवर मेरा यही मैं खड़ा हुआ हूं या बैठा हुआ हूं। लेट अस कंसीडर ओरिजिन इज हियर। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूरा 1 घंटे के लिए मेरा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, हाँ या ना? मेरा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। तो मतलब कंसीडर किया जाएगा फॉर दिस एंटायर 1 आवर आई वॉज इन रेस्ट कंडीशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स? Yes, अब sir. देखो, अब एक चीज देखो, अगर अब बताओ तो मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं? इस टाइम पे मैं दिखाता हूं। सोचो मैं यहां से, सोचो मैं मोशन में हूं या रेस्ट में? Sir, in motion, sir. The I'm in coordinates are motion. changing. My coordinates are changing. So अगर मेरा पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है, अगर मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया? मेरा मोशन हो। तो आई एम इन मोशन कंडीशन। समझ में आया बच्चों? रेस्ट एंड मोशन समझ में आया? लेकिन Yes, sir. रेस्ट एंड मोशन भी एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक नया चीज है, वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो क्लास 11 में ही पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर किसी को रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा दिलचस्पी है तो उसने सुना होगा, शायद ना भी सुन सकते हैं, ओके? तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है वो आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, मैं हमेशा एक रियल लाइफ एग्जांपल शो करूंगा तुम लोगों को, उसके बाद मैं फिजिक्स में वापस आऊंगा, ठीक है? अब देखो मैं यहां से ही वैसे ही मैं फिर से कुछ नाम मैं चूज करूंगा यहां से। तो देखो लेट अस कंसीडर ये कार है, ओके? दिस इज अ कार और ये कार का व्हील। दिस इज द व्हील ऑफ द कार, ओके? अब देखो इस कार के अंदर दो स्टूडेंट है। वन इज सृष्टि एंड अदर इज अदिति, ओके? वन इज एडी एंड वन इज श्री, ओके? दिस इज द रोड भी मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। ये है हमारा रोड, ओके? और यहां पे बाहर रोड के पास यूवी का मतलब यूवी खड़ी हुई है, ओके? तो रोड के सामने यूवी है, रोड पे वो खड़ी हुई है। आदि एंड श्री दे आर सिटिंग इनसाइड द कार, ओके स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? अब देखो, और मैं अपने घर में शांति से बैठा हूं, मैं अपने घर में शांति से हूं। दिस इज शोभिक सर, ओके? अब देखो, और ऐसे ही हम लोग क्लास कर रहे हैं। यूवी यहाँ पे रास्ते पे खड़े होके क्लास कर रही है या रास्ते पे एक पेड़ के नीचे बैठ के क्लास कर रही है। श्री और आदि दे आर मूविंग इन अ कार, वो कार में ट्रेवल करते करते वो लोग
क्लास कर रहे हैं, आज का, अभी का, इस वक्त का क्लास। ओके, अब देखो, अगर मैं युविका से पूछूं, युविका से अगर मैं पूछूं, युविका तुम आंसर देना मुझे कि युविका, व्हाट डू यू थिंक, श्री इज इन मोशन और इन रेस्ट? तुम्हें क्या लगता है? Actually, sir, she's in rest. अच्छा, He, or maybe I don't know. श्री, या शी, And तो because sir, they are moving, right? हाँ The हाँ, they are object is moving. moving, but they are not moving. It's got like inertia, kind of, like maybe. अच्छा, okay. So, अच्छा, the object means the car is moving, right? The car is moving means it is continuously moving, huh? It is continuously moving. It's not started. ऐसा नहीं है कि just start हुआ है, ये move करते करते आ रहा है, पूरा रोड के सामने से मूव, प्रॉपर एक स्पीड से मूव करते करते आ रहा है। तो अगर ये कार मूव कर रहा है, तो कार के अंदर, कार के जो भी चीजें हैं, जो एक्सेसरीज है और जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? रेस्ट में है या मूव कर रहे हैं? मोशन में एक है, ऑब्जेक्ट को हम inertia लोग of रेस्ट या motion. मोशन में तभी मोशन में है। अच्छा, मोशन में है, हाँ। तो मतलब यूवी क्या देखेगी कि श्री इज इन मोशन, इजंट इट? तो यूवी ने बोला, सर, श्री नो दिस, यूवी टोल्ड दैट श्री इज इन मोशन, श्री इज इन मोशन। और हम सारे यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम सब सुन रहे हैं श्री क्या बोल रही है, सॉरी, यूवी क्या बोल रही है। अब फिर से आदि ने मुझे बोला, मैंने आदि से पूछा, आदि कैन यू हियर मी? Aditi? Yes, sir. Yes. Aditi, tell me now, if I ask you the same question, Aditi, what do you think, Sri is moving or at rest? At rest. Okay. तो अदिति बोल रही है Sri is in rest. अब बताओ, अब हम सारे बोलेंगे, अब हम बोलेंगे, हम इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि अब बताओ कि एक्चुअली यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? यूवी और आदि, इनमें से कौन झूठ है और कौन सच है, कौन सही है कौन गलत है? दोनों ही सही है। दोनों सही। तो देखो, दोनों ही सही है अगर ये कहा जाए, मतलब एक ही चीज के लिए दोनों ही है, मतलब अभी दिन भी है रात भी है, इट कैन बी ट्रू? अभी दिन भी है रात भी है, क्या ये सही हो सकता है? Yes, sir. कैसे? बताओ बताओ बताओ। If today in India it is evening time, and in other place, other country, it might be night. Not might be, must be. किसी अदर कंट्री में तो मस्ट बी है ना। बहुत अच्छी बात है। किसने आंसर किया ये? आयुष। चलो आयुष, अब आयुष के बाद से ना मैं आता हूं, मैं फिजिक्स में आता हूं। तो मतलब यहां पर क्या है, किसी भी, देखो आयुष ने क्या कहा कि हाँ सर हो तो सकता है, यहाँ पे अभी दिन है तो कहीं और रात है, या यहाँ पे अगर रात है तो अमेरिका में तो अभी दिन हो गया है, ऐसे ही 12 घंटे का कुछ अलग होता है, मतलब ऐसे ही कुछ सुबह का 6:30 बजा है वहां पर, है ना, 10:30, 11, 12 ऐसे घंटे का ही डिफरेंस होता है। तो मतलब वो लोग सब दिन में अभी उठ के, लेट राइजर अगर ना हो, दिन में उठ के अभी जॉगिंग वॉगिंग ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग अभी, हमारा दिन खत्म हो गया है ऑलरेडी, रात शुरू हो गया है हमारा। अब देखो, तो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन होता है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं फिजिक्स में आ जाऊं या यहाँ पर आ जाऊं, तो यूवी भी सही बोल रही है और आदि भी सही बोल रही है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस फ्रेम। अब आ जाता है रेफरेंस फ्रेम की बात। देयर रेफरेंस फ्रेम मतलब, अब रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है वो तो बता दीजिए सर। देखो वही मैं बताता हूं तुम लोगों को। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, सिंपल भाषा में, आसान शब्द में, रेफरेंस फ्रेम होता है तुम्हारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो भी चीजें है, दैट इज योर रेफरेंस फ्रेम। मतलब यहां पे यूवी के रेस्पेक्ट में सोचो, यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक शॉप है, एक पान दुकान है, एक शॉप। तो यूवी या ये जो रोड है, ओके, यूवी के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें यूवी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब ये यहाँ पर रोड है, उसके साथ ये पेड़ भी कनेक्टेड है और यूवी भी कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे UV is connected with this. UV is connected with the road, isn't it? UV is connected with the shop. So this is her reference frame. UV कोई भी डिसीजन ले रही है that is with respect to these things. मत पता है वो क्या सोच रही है, मतलब वो कैसे कंक्लूड कर रही है कि श्री इज इन मोशन. उसने क्या किया, उसने देखा अब इस पहले किसी मोमेंट में ये गाड़ी यहां पर था, तो पेड़ से श्री का डिस्टेंस इतना था. उसके बाद कुछ टाइम बाद गाड़ी यहां पर चला गया, तो श्री का जो पोजीशन है पेड़ से वो चेंज हो गया है, या शॉप से भी वो भी चेंज हो गए हैं इन दोनों जगह पर. मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम श्री का पोजीशन चेंज हो रहा है. और जब श्री का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब श्री इज इन मोशन. दैट्स व्हाई UV टेल दिस थिंग. Am I clear? Yeah, am I clear? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अदिति के लिए what is directly and indirectly connected with अदिति. देखो यहां पे अगर अदिति है या यहां पर अगर अदिति है, गाड़ी का जो सीट है, जो स्टीयरिंग व्हील है, बाकी सारे जो एक्सेसरीज है गाड़ी के अंदर, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद आदि, isn't it? तो वो उसके रेस्पेक्ट, आदि कोई भी डिसीजन ले रही है वो उसके रेस्पेक्ट में ले रही है. मतलब आदि क्या देख रही है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो सीट है या यहां पर जो सीट है उसके रेस्पेक्ट में श्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. विंडो के रेस्पेक्ट में श्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो यहां पर रहे या यहां पर रहे, कहीं पे भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. स्टीयरिंग के रेस्पेक्ट में श्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम Sri's position is not changing. तो यहां से आदि ने क्या कंक्लूड किया कि Sri is in rest. ओके, मतलब यहां पे दोनों ही युविका एंड अदिति, both of them took the decision with respect to their reference frame. So let me tell you students, any people, anyone, when we conclude that any object is in rest or in motion, at that time we conclude that with respect to our own reference frame. Am I clear? Am I clear students? Yes, sir. तो देखो, Yes, sir. this is the concept of reference frame. तो रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही हम लोग हमेशा पोजीशन देखते हैं. अब देखो, अब थोड़ा नोन चीज में फिर से आ जाते हैं. ओके, देखो ये तो तुम लोगों को पता ही है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड what is distance, isn't it? What is displacement and what is distance? अगर ये एक पोजीशन है, this is the initial position और this is the final position, मतलब सोच लो इस गाड़ी का ही, अदिति और श्री का जो गाड़ी था उसका ही इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये है. लेकिन उन लोगों ने जो मूव किया है वो मूवमेंट का जो डायरेक्शन था वो ऐसा, वो ऐसा मूवमेंट का डायरेक्शन था. तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे? अगर ये टोटल पाथ हम लोगों ने मेजर कर लिया, ये पूरा पाथ अगर हम लोगों ने मेजर कर लिया किसी भी तरह से, तो दिस टोटल पाथ, द लेंथ ऑफ दिस एंटायर पाथ इज डिस्टेंस. और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, तो वो स्ट्रेट लाइन हो गया, उस स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी डिस्टेंस. और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अलोंग द स्ट्रेट लाइन दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर. इसीलिए डिस्टेंस में सिर्फ एक ही चीज देखा जाएगा, लेंथ ऑफ द एंटायर पाथ, दैट इज डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट में दो चीज देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. और डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ
displacement of the object which has moved from initial to final position. Am I clear? So this is distance and displacement. अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. बच्चों तो तुम लोग बताओ कोई भी, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? The is total speed? speed, sir. Total distance traveled by total time taken. जबकि velocity total displacement by total time. And okay, so total distance by total time is speed and total displacement by total time is velocity. इसको थोड़ा समरी कर देता, मतलब rate of change of distance या rate of distance covered is known as speed. अब देखो, और rate of displacement is velocity. Rate of anything means, अगर सोचो मैं तुम लोगों को, मतलब मैंने यहाँ पे सोचो मैं राहुल को मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स दे दिए, बहुत सारे, ओके, मतलब अनगिनत चॉकलेट दे दिया मैंने राहुल को, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी अप्लाई कर दी कि राहुल देखो, मैंने चॉकलेट तो तुम्हें दे दिया, लेकिन 1 मिनट में जितना चॉकलेट खा सकते हो खा लो, उसके बाद मैं नहीं खाने दूंगा. 1 मिनट के बाद यू आर नॉट सपोज टू टच एनी ऑफ देम. ओके, तो 1 मिनट में जितना खाना चाहते हो खा लो. तो राहुल भी तगड़े से स्टार्ट कर लिया, एकदम गपागप मार दिया, और तो टोटल देखा गया कि 1 मिनट में राहुल ने 120 चॉकलेट्स खा लिया. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे कि व्हाट इज द रेट ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, rate of eating chocolates in 120 second, sorry, in 1 minute, then how we will do that? Number of chocolates divided by time. तो number of chocolates कितने हैं? 120 divided by time कितना है? 60 सेकेंड. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड पर सेकेंड. अगर हम लोग रेट निकालना चाहे तो ये कितना होगा? 2 chocolates per second. Am I clear, students? This will be 2 chocolates per second. तो अगर ये 2 चॉकलेट पर सेकेंड है तो that is his rate of eating chocolate. तो समझ में आया? rate of distance हो तो वो भी टाइम से डिवाइड होता है. रेट ऑफ वेलोसिटी हो, सॉरी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो वो भी टाइम से डिवाइड होता है, या रेट ऑफ कोई भी और चीज हो वो टाइम से ही डिवाइड होता है. तो जब भी कभी तुम लोग टाइम से किसी चीज को डिवाइड करो तब तुम उसे ऐसे बोल सकते हो कि रेट ऑफ दैट थिंग. मतलब जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, जैसे रेट ऑफ मोमेंटम. किसी को पता है रेट ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसी को पता है क्या है? अब देखो मैं एक चीज तुम लोगों को क्लू दे रहा हूं. अच्छा, मोमेंटम को तुम कैसे लिखते हो? मोमेंटम को तुम कैसे लिखते हो? डिनोट कैसे करते हो? पी से या एम भी से, है ना? तो देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब एम भी माइनस एम यू, एंड रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये क्या हो गया है बताओ तो? एम भी माइनस एम यू बाई टी. नॉट एक्सीलरेशन. देखो एम कॉमन लिया तो v माइनस u बाई टी. तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये हुआ a, लेकिन ये भी तो है. या. तो टोटल मिलके क्या हो गया? M into A, sir. हाँ, m into a मतलब क्या? ma. हाँ, Mass फोर्स हो into गया ना? फोर्स हो गया ना? ना? मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, इजंट इट? तो किसी भी चीज का रेट मतलब वो चीज डिवाइडेड बाय टाइम. ये दिमाग में रख देना थोड़ा. ओके, अब देखो देखो स्पीड में भी बहुत सारा स्पीड है, ये सब हम लोग जानते ही है. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो जैसे एवरेज स्पीड, है ना? या वेलोसिटी में भी वैसा ही एवरेज, इजंट इट? तो देखो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज स्पीड
क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. So this is average speed and average velocity. Okay. अब बच्चों देखो, अब मैं तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब मैं नहीं करूंगा, मैं I will make you understand and I will help you people to solve the numerical. Okay. तो अब जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करने. Okay. देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, a body travels first half of total distance with velocity v1, with velocity v1, and second half with velocity v2. मैं शॉर्ट में लिखा with v2, मतलब with velocity v2. इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? v एवरेज विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का जो एग्जांपल मैंने लिया, ये लेने का रीजन क्या है? मतलब कोई भी क्वेश्चन हम लोग कैसे, मतलब ये भी सीखना होगा तुम लोगों को कि कैसे कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है. कोई भी क्वेश्चन को देख के हमें कहां पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उस क्वेश्चन का कौन सा जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जगह हम अगर वैसे ही दिया गया है, जस्ट ऐसे ही दिया गया है. ओके, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, वो एक बार पढ़ के ही वो समझना पड़ेगा. देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बॉडी ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, सेकेंड हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, और v एवरेज हम लोगों को निकालना है. जहां जहां पर मैंने ऐसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया है, दैट इज आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, अगर पहले ही बार पढ़ते हुए हम लोग ये जगह नोट डाउन कर लेते हैं तो हमारा काम ऑलमोस्ट, एक बार क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि क्या दिया गया है, डेटा इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या दिया गया है, और निकालना क्या चीज है, क्या चीज हमें डिराइव करना है या क्या चीज हम लोगों को निकालना है, ये हमें समझ में आ जाएगा. क्यों जल्दी जल्दी क्यों करना है? क्योंकि देखो बच्चों, जेईई एंड नीट में ऐसे दोनों एग्जाम में ही तुम लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी सम को सॉल्व करना पड़ेगा. ज्यादातर कितना टाइम मिलेगा? 1 मिनट, चलो 1.5 मिनट, लेकिन उस टाइम पे जितनी जल्दी सॉल्व कर पाओ उतना ज्यादा तुम लोगों के लिए अच्छा है, तुम्हारा रैंक उतना आगे बढ़ता रहेगा. ओके, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी, मतलब यहां पर भी तुम्हें जल्दी जल्दी करने के लिए क्या है, पहले बार एक बार से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए पहली बार ही क्वेश्चन में अंडरलाइन कर सकते हैं या वहां से हम लोग लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन कि अच्छा ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया गिवन इंफॉर्मेशन क्या निकालना है. अब आ जाएंगे क्वेश्चन. अब देखो एक चीज मेरा राय है कि तुम ये तुम लोग करो कि जब पहली बार, देखो मैं तो कराऊंगा ही तुम्हें, ठीक है, जब पहली बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुम लोगों को, उस टाइम पे मैं ऐसे ड्रॉ करके, बहुत सारा क्वेश्चंस होगा जो ड्रॉ करके दिखाऊंगा. क्योंकि देखो इस लेवल में, कॉम्पिटिटिव लेवल में, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जो फॉर्मूला बिठा के आंसर आ जाएगा. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो होगा ही, थोड़ा कुछ समझना तो होगा ही तुम्हें. अब देखो पहले वो चीज, जब वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों के लिए क्लियर होने तक, तब तक एक प्रैक्टिस तुम लोगों को करना पड़ेगा. क्या जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बोला गया है, अगर वो तुम ड्रॉ कर पाओ
if you can draw that, then your concept will be even more clear. ओके अगर तुम ड्रॉ कर पाओ तो और भी अच्छे से समझ पाओ, और जब जितना ज्यादा ड्रॉ करते हैं एक टाइम पे तुम उसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि विदाउट ड्राइंग भी तुम्हें समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या करना है, कैसा दिया गया है। मतलब तब क्या होगा, अभी यहाँ पर जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो तुम्हारे दिमाग में, इमेजिनेशन में तुम अपने सामने देख पाओगे वो डायग्राम, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस क्या है, ये वाला जो अब हम यहाँ पर करेंगे। तो ये भी एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ट्राई टू इनकलकेट दिस थिंग दैट टू ड्रॉ व्हाटएवर इज गिवन इनटू द न्यूमेरिकल। ओके, तो देखो बच्चों, लेट अस टेक दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, द ड्राइंग पार्ट आई एम शोइंग यू। ओके, क्या कहा गया है कि फर्स्ट हाफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, सेकेंड हाफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ, मतलब सोचो ये है फर्स्ट हाफ और ये है सेकेंड हाफ, बाकी और कुछ दिया नहीं गया है, तो कुछ चीज हम लोग अपने आप भी पुट कर सकते हैं। कुछ अगर दिया नहीं गया है, सिर्फ कहा गया है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज 2x, एंटायर डिस्टेंस इज 2x। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ कितना होगा डिस्टेंस में? x and x. x एंड x। देखो अब देखो, तो देखो जब भी तुम लोग ड्रॉ करते रहोगे ये क्लियर होता रहेगा। अब देखो फर्स्ट हाफ के लिए वेलोसिटी कितना था, v1, वो तुमने यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हो तुम। सेकेंड हाफ के लिए वेलोसिटी कितना था, v2। अब देखो बच्चों, अब चाहिए तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2x। और वेलोसिटी दिया गया है लेकिन टाइम तो नहीं बताया गया है, तो मैं पकड़ लेता हूं कि टाइम यहाँ पे t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। फर्स्ट हाफ जाने के लिए t1 टाइम लिया, सेकेंड हाफ जाने के लिए t2 टाइम लिया। अब देखो हमें पता है s इज इक्वल टू vp, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यहां पर भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू v1 t1, तो t1 इज इक्वल टू x बाई v1, और यहां पे t2 इज इक्वल टू x बाई v2। तो हमारे पास t1 और t2 भी आ गया। तो अब हम फॉर्मूला बिठाएंगे, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2x, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, उसके जगह पर मैं x बाई v1 कर दिया प्लस x बाई v2 कर दिया। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे अगर v1 एंड v2 को मैं एलसीएम कर लूं तो ये हो जाएगा x इंटू v2 प्लस x इंटू v1। तो यहाँ पे अगर x को कॉमन लिया जाए तो v1 एंड v2 ऊपर आ जाएगा, तो 2x इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई x को कॉमन लेके v1 प्लस v2, तो x एंड x कट गया, तो हमारे पास जो एट लास्ट आया द आंसर मैं उसको यहां पर लिख देता हूं कि v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। समझ में आया बच्चों समझ में आया? Yes, sir. अब मैं और एक न्यूमेरिकल्स कराता हूं। सर बोलो। सर ये न्यूमेरिकल्स में तो इतना ज्यादा स्पीड चाहिए, कोई आपके पास लाइक स्मार्टर वे है सॉल्व करने के लिए? एकदम, देखो ये जो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया v एवरेज का, इसको ही तुम एक फॉर्मूला के हिसाब से लिख लो कि मतलब हम लोगों को और एक फॉर्मूला मिला, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v। एक लाइन में फॉर्मूला खत्म, मतलब आंसर खत्म, तुम्हें निकल गया ये होगा एक लाइन में। ओके, तो एक बार तो उसे डिराइव करना पड़ेगा, जो क्लास में मैं करा के दिखा देता हूं तुम लोगों को। उसके बाद ये चीज अगर तुम याद कर लिया तो ये अगर v1 और v2 के जगह पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया जाता
तब भी तुम इस फॉर्मूला को बिठा के, इस फॉर्मूला के ऊपर वो बिठा के उसका आंसर निकाल पाते। और अगर ऐसे भी दिया गया है तब भी तुम एक लाइन में उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इट विल नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड आफ्टर स्टडी टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? एम आई क्लियर? यस हेलो, सर। ग्रेट। देखो ऐसे ही मतलब ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई Sir, मेन this के is a लिए, JEE question. नो ये नहीं, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन, एक जेई मेन लेवल का मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम लोगों को, एकदम ऐसा ही, जो तुम ऐसे ही मतलब बिठा के तुम कर सकते हो, जो ऐसे ही बिठा के तुम कर सकते हो, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, और एक कार है जो ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है। एक कार है जो ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है, यहां से यहां तक। और क्या कहा गया है कि जब ये कार ए से बी तक जा रहा था, जब ये कार ए से बी तक जा रहा था, जाने के टाइम पे उसका वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए तक वापस आया, लौट के जब वापस आया, उस टाइम पे उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसका वी एवरेज कितना है? दिस इज अ जेई लेवल क्वेश्चन, इससे भी टफ लेवल, लेकिन ये मतलब जो तुम अभी तक मैं तुम लोगों को पढ़ाया और जो तुम क्लास 9 में पढ़ चुके हो उसके ऊपर ये एक जेई लेवल क्वेश्चन है। तो अब वी एवरेज कितना होगा? मतलब यहाँ पे एवरेज, अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे तुम्हें एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी होगा तब तो वो बहुत आसान हो गया। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा पता है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी पता है? 0। 0। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? डायरेक्ट तुम 2 v1 v2 by v1 v2 कर दो और ये वैल्यूज बिठा दो, विल गेट द आंसर। हमें क्लियर? हमें क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. ग्रेट। अब देखो, Sir, the answer will be 24 kilometer per hour. एग्जैक्टली। अब देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाता हूं, ठीक है ना? आई होप दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। यहां पे कहा गया है एक क्यूब है, ओके, एक क्यूब है। मैं क्वेश्चन फिर से ड्रॉ मतलब लिख नहीं रहा हूं, इट विल टेक इवन मोर टाइम। ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, ओके। यहाँ पे कहा गया है एक मतलब सोचो ये बहुत बड़ा क्यूब है, एक हॉल घर के जैसा, एक हॉल रूम के जैसा एक बड़ा सा क्यूब है, ओके। एक हॉल रूम ही पकड़ लो, जिसका डायमेंशन क्या है? जिसका डायमेंशन क्या है? 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ओके। मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इट इज 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। और इस हॉल रूम में, मतलब इस रूम के अंदर एक मक्खी ऐसे घूम रहा है। मक्खी क्या कर रहा है? घूम रहा है, इट इज फ्लाइंग, ओके। तो जब वो घूम रहा है, उसने क्या किया? उसने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और दूसरे कॉर्नर पे जाके एंड कर दिया, ओके। मतलब वो यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट होके तो यहां पर जाके खत्म कर दिया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? Yes. तो अगर वो इस कॉर्नर से स्टार्ट होके उस कॉर्नर पे जाके खत्म किया, ओके, तो पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, अगर इसको ना, एक मिनट, पूरा
एक मिनट, मुझे एक बार रीड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों को समझाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एक बार मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो, ओके, ये है हमारा डायगोनल। ओके, तो अगर यहां से यहां तक वो गया है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। डायगोनली यहां से यहां तक गया है तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम निकाल के यहाँ पे रखें। अब देखो अच्छे से एक चीज, इसको अगर टोटली देखा जाए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है, लेकिन कैसे? अगर तुम ये पोर्शन भी इसको मिला दो, मतलब ये जो, एक मिनट सॉरी मैं समझ नहीं पाया। ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। अब देखो, अगर मैं देखूं ए सी जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है ना, ए सी जी। अच्छे से देखो, ए सी जी इजंट इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? देखो यहाँ पे ये जो सी जी जो लाइन है, सी जी लाइन, ये ए बी सी डी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं? समझ में आया या नहीं? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो ये एक मतलब ये एक राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाँ या ना बताओ? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो Yes, गया। sir. अब ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल यस है सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और ये सारा तो 10 मीटर करके है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एसी रहना जरूरी है। वी डोंट नो व्हाट एसी इज। उसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी यूज कर सकते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी से हम लोग एसी निकाल सकते हैं, कैसे? फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, मतलब एसी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? बताओ, समझ में आ रहा है? अब बताओ सर GC का वैल्यू तो हम लोग के पास है कैसे? 10 मीटर, हाँ, कितना? तो साइन 90 डिग्री लगा के हम लोग कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री लगा के, फिर मतलब साइन 90 क्या करोगे बताओ? साइन 90 डिग्री है, क्या करोगे? अच्छा चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना है बच्चों जल्दी बताओ? ए बी इज 10 हाउ मच? 10। तो 10 स्क्वायर। बी सी कितना है? 10 स्क्वायर। तो मतलब ये कितना हो गया? 100 प्लस 100, एकदम, मतलब 10 रूट 2 मीटर। ओके, तो हमारे पास AC आ गया। AC इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर या रूट ओवर 200। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल ACG में हम लोग अगर फिर से यही यूज करें, मतलब AG इज इक्वल टू रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। ओके, तो रूट ओवर AC स्क्वायर मतलब 10 सॉरी AC स्क्वायर मतलब 200 प्लस CG स्क्वायर मतलब 100। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? रूट ओवर 300, मतलब 10 रूट 3। तो ये हो गया बच्चों 10 रूट 3। Am I clear? Am I clear, students? Yes, sir. Okay, so that was it. Okay, so I hope you enjoyed the class, the concept what we shared. See, it was in the demo class, it was only the beginning. Okay,
मतलब मैंने तुम लोगों को सिर्फ क्लास 9 में जो तुम लोगों ने पढ़ा था उसके ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा पढ़ा के कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाया तुम लोगों से, लेकिन there are still many things to be done and that will be there from our first class. Okay, so let's hope to meet in the regular class. Okay, चलो bye then. सर हाँ बोल. सर हम लोग sin 90 डिग्री लगा के GC बाई AG कर सकते हैं तो GC by CG Sin- बाई AG. देखो 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 ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारा ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. हाँ बोलो तुम ये चीज बताओ मुझे sin 90 डिग्री तुम कहाँ पे लगाओगे. देखो ये एक चीज तुम थोड़ा गलती कर रहे हो. ये होता है तुम्हारा थीटा, है ना. तब जाके तुम sin 90 sin थीटा लगाओगे. sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये थीटा थोड़ी पता है कितना है. ये थीटा कितना है. हाँ ये अगर तुम्हें पता है हाँ लगा लो sin 90, तब लगा लो sin 90. लेकिन तब भी तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम होगा हाँ नहीं तब तुम कर सकते हो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास है तो तब हाइपोटेन्यूज निकाल लो. लेकिन तुम्हें ये थीटा भी तो पता होना होगा. लेकिन ये तो 90 डिग्री नहीं है. दिस इज नॉट 90 डिग्री. तुम तो ये इसको 90 डिग्री पकड़ के किया, लेकिन ये तो वैसे ही परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ना. तो इसको थोड़ी हम थीटा पकड़ते हैं, हम इसको थीटा पकड़ते हैं. समझ में आया? समझ में आया? That was it. Okay. ठीक है तो चलो समझ में आया अभी कि ये इसके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा. ओके ओके सर. ओके चलो बाय देन. सो बाय एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक Thank यू. you, sir. Thank you, sir.